हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हम चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, आप बहुत ही सेटिस्फाई होंगे। आई थिंक जो हमारा चैप्टर चल रहा है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। और आज हम उसी के आगे वाला पोर्शन यानी कि L11 करने वाले हैं। हमारे जो जेनेटिक्स चल रही है, वंशागति के आणविक आधार, जो DNA और RNA की कहानियाँ चल रही है हमारी, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या चैप्टर फ्लो है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनुलेखन की प्रक्रिया। हालांकि हमने इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में एक बार और रिवाइज कर देंगे इसको, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स इसमें बाकी हैं। और इसके बाद अनुलेखित RNA का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग पढ़नी है कि अनुलेखन के बाद डायरेक्ट अनुवादन चालू नहीं होता, उससे पहले प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अतिरिक्त जटिलताएं पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट वे में होती है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अनुलेखन में भिन्नता को समझेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ लिया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या एंजाइम लगते हैं। लेकिन उसको अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में, पहले हमने डायग्राम के थ्रू समझा दिया, लेकिन आप इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। हालांकि प्रोसेस वही सेम है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें बस आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। प्रोसेस तो 2 मिनट का काम है, आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। तो क्या स्टेप हमें ध्यान रखने हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में। हालांकि हम ये ड्रॉ कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला है इनिशिएशन। ये इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभन। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, तो प्रारंभन हमने कहाँ से किया था, जब हमारा प्रमोटर जो यूनिट है वो कहाँ पर आके जुड़ा था, हमारी अनुलेखित इकाई में आकर जुड़ा था। अनुलेखन प्रक्रिया में जो आप लिखेंगे प्रोसेस, वो स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है। ड्रॉ तो एक साथ कर देंगे, लेकिन उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता। तो सबसे पहला स्टेप हमने प्रारंभन करना है। उससे पहले हमें आवश्यक सामग्री में सब कुछ लिख देना है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है। आवश्यक सामग्री इन द सेंस की क्या रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जरूरी एंजाइम और इकाइयों के बारे में लिख देना है, जो हमने लास्ट पढ़ा। उसके बाद जब हम प्रोसेस शुरू करेंगे तो 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला प्रारंभन, जिसमें हम क्या करेंगे, अनुलेखन की प्रक्रिया में प्रारंभन RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA के प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ता है या जुड़ जाता है। ये हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था हमने सबसे पहले हमने जहां पे भी हमने कहा था पूरे DNA पे क्या नहीं होता, पूरे DNA पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। DNA का जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुलेखन इकाई कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये याद है। इसमें सबसे पहली स्टेप जो हमें बतानी है वो क्या है, प्रारंभन। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं, इनिशिएशन करना है। और कैसे हुआ था इनिशिएशन, भाई DNA में जो है वहां पे आके क्या जुड़ गया था, प्रमोटर। और कौन सी साइट पे मैंने आपसे कहा था, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ये डी कोड जो कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। मान लो अगर हमारा टेम्पलेट ये है और कोडिंग स्ट्रैंड ये है, तो हमने कहा था कि हमें प्रमोटर जीन को बताना है कि प्रमोटर जीन कोडिंग स्ट्रैंड के 5' सिरे से जुड़ता है। तो ये वाला 5' है और ये वाला 3', ये वाला 5' और ये वाला 3', यहां से बताना है। तो ये हमारा प्रारंभन हो गया। प्रमोटर जीन के आते ही कौन आ जाता है, हमारा RNA पॉलीमरेज, जिसको हम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कह रहे थे। जो मैंने आपको बताया था वो 2nd नंबर वाला पॉलीमरेज होता है, जो कि आपको जस्ट ऐसे बता दिया था, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाता है, स्माइली करने वाला RNA पॉलीमरेज। लेकिन मैंने कहा था RNA पॉलीमरेज इतनी इजीली नहीं आता। इसको पकड़ के कौन लाता है, इसको पकड़ के लाती है हमारी सिग्मा यूनिट, ठीक है। तो वो आपको बताना जरूरी है। तो ये प्रारंभन में ये स्टेप लिख देंगे हम। वहां पे मैंने एक ही लाइन लिखी है, आप उसको थोड़ा सा स्टेप वाइज प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है। अब फिर क्या हुआ था, 2nd स्टेप है दीर्घीकरण, यानी कि क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, जिसमें हमने पूरी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाई थी। क्या हुआ था उसमें,
सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण, यानी चेन को आगे बढ़ाना। भाई mRNA या hnRNA बनाना है हमें। आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन का केवल प्रारंभन नहीं करता, अपितु आरएनए श्रृंखला के दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन या एक्सटेंशन का भी कार्य करता है। क्या किया इसने, हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज के आते ही धीरे धीरे क्या आने लग जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और कौन से न्यूक्लियोटाइड आते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं, एमआरएनए या एचएनआरएनए बना रहे हैं, तो हमें राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड लेकर आने हैं। तो भाई धीरे धीरे क्या आने लग जाएंगे, राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड को एक एक ये आगे बढ़ते जाएगा और क्या करता जाएगा, राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड को लाता जाएगा, ऐड करता जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसको सेकेंड स्टेप में बता देते हैं हम यहां से हटाकर। सेकेंड स्टेप को क्या लिखना है हमें, दीर्घीकरण। ठीक है, जिसको हम एलोंगेशन बोल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, येलो से ही बनाते हैं सेम। ये देखो, ये हो गई, यहाँ पे प्रमोटर जीन हो गया। सबको आपको नेमिंग करनी है, क्योंकि मैं वही वापस से रिवाइज करा रही हूँ, तो फिर से नेमिंग नहीं कर रही, बार बार आपको पूरी करनी है। ठीक है, ये आगे बढ़ा तो मैं अब इसको बीच में ले आती हूँ, आगे बढ़ चुका है। इसके बीच में आते ये सिग्मा फैक्टर जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये सब लिखना है आपको स्टेप के अंदर। आप दीर्घीकरण के लिए क्या लिखेंगे कि दीर्घीकरण की पहली स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, जिससे वह राइबोन्यूक्लिक या राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को लेकर आता है और एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को जारी रखता है, जिसे हम इलोंगेशन या दीर्घीकरण कहते हैं। एमआरएनए के आगे बढ़ते ही सिग्मा फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इसका सिर्फ अंदर ले जाने का काम था, बाकी इसकी कोई ज्यादा हमें जरूरत नहीं थी। मैंने बताया था ये लड़की है, ये हाथ पकड़ के उसको ले जाती है, स्माइली भी बनाई थी हमने। तो ये हो गया दीर्घीकरण। और लास्ट जब कहां पर पहुंच जाएगा, अनुलेखन यूनिट के लास्ट में पहुंच जाएगा, जहां पे हमें एमआरएनए हमारा क्या हो जाएगा, बन के तैयार होता रहेगा। ये लो, ये एमआरएनए या एचएनआरएनए जिसको हम दोनों बोलते हैं। दोनों क्यों बोलते हैं ये अभी मैं आपको रीजन बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पहुंच गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, समापन। समापन में क्या होगा, जो हमारा टर्मिनेटिंग या समापन प्रमोट जो प्रोटीन है वो आकर लग जाएगा। ये लो, प्रमोटर जीन बना दो फिर से। ये हमारा पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और अब टर्मिनेशन, तो ये टर्मिनेशन बना दो। ये रहा समापन यूनिट। ये किस एंड से जुड़ी हुई रहती है, ये 5' से जुड़ा हुआ है, तो ये कोडोन के या कोडोन यूनिट के तीसरे 3' पर आकर जुड़ेगा। और हमारी आरएनए यूनिट जो है, अब मैं लाइन वाली बना रही हूँ, ऐसे आके तैयार हो जाएगी। ये पूरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, क्या है ये, ट्रांसक्रिप्शन के चरण, जिसको हमने डिटेल में कल पूरा बनाया था। भाई कल तो हमने पूरा बोर्ड भर दिया था। आज हम उसके जो 3 स्टेप है, इसको आप बढ़ा बढ़ा के करेंगे जैसे हमने कल किया था। बस स्टेप के नाम देते जाएंगे कि पहला प्रारंभन है, दूसरा दीर्घीकरण है और तीसरा ये है। ठीक है, लिखते टाइम, और हर एक लाइन आपको लिखनी है। फिर ये हो गए चरण, यानी कि किसके, अनुलेखन के। यहां तक की बात हम कल कर चुके हैं, यस कर चुके हैं। हाँ, रो फैक्टर भूल गए हम। भाई समापन के साथ कौन आएगा, एक रो फैक्टर आएगा। तो रो फैक्टर को कैसा बनाऊं मैं, ऐसा बना दूं जिसको हमने व्हाइट कलर का बनाया था कल। तो रो फैक्टर आता है और वो समापन के साथ जुड़ के डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको भी रिलीज कर देगा और एमआरएनए हमारा बन के तैयार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वापस कुंडली हो जाएगी डीएनए की। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो समापन को पढ़ लीजिए। थर्ड जो है वो समापन यानी टर्मिनेशन है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापन क्षेत्र पर पहुंचता है तो नवजात का मतलब मैंने जैसे कहा कि यूकैरियोट में जो एमआरएनए हम बना रहे हैं
आरएनए, उसको एमआरएनए नहीं बोलते, उसको एचएनआरएनए बोलते हैं, क्योंकि वो अभी कच्चा है, कच्ची उम्र का है, उसमें अभी हमें प्रोसेसिंग करनी है, तब वो हमारा एमआरएनए बनेगा। इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, नवजात या नेसेंट आरएनए कह रहे हैं। इससे अलग हो जाता है। बाद में आरएनए पॉलीमरेज भी समापन क्षेत्र से पृथक हो जाता है। समापन कारक, जिसको हमने रो फैक्टर कहा, वो आ जाता है, प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, तो कल वाली प्रोसेस को तरीके से इन 3 स्टेप में आपको बांटना है, जिसको हमने कल वाला थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया। और मैं फिर से कह रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी सेंट्रल डोग्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, छोटे चाहे बड़े, आता ज़रूर है क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, चलिए आइए। और कंपटीशन के हिसाब से तो खैर सभी जेनेटिक्स पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, अब क्या करना है, मैंने कहा कि जो एमआरएनए बनकर निकल रहा है, या अभी हम उसको नॉर्मल कह देते हैं कि आरएनए बनकर निकल रहा है, वो आरएनए हमारे काम का नहीं है, अभी उसमें हमें प्रोसेसिंग करनी है। उसी को हम हेडिंग दे रहे हैं अनुलेखित आरएनए का प्रसंस्करण, यानी कि जो प्रोसेस ट्रांसक्राइब हुआ है, अभी हमने जिसको ट्रांसक्राइब किया है आरएनए को, उसको प्रोसेस करना है, उसको हमें फाइनल एमआरएनए तक ले जाना है। यहाँ पर 2 कहानियां हैं। देखो, क्योंकि हम पूरे ही ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। देखो, सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का सेम होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग की बात आती है एमआरएनए को प्रोसेस करने की, तो यहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया है, बीच बीच में मैं दोनों में डिफरेंस बताती रही हूँ, बताए थे ना, मैंने कहा था ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर नहीं तो पिछले लेक्चर अटेंड कीजिए, वहाँ पे एक दो डिफरेंसेस रहे हैं जो मैंने वहाँ पे साथ साथ बताए कि प्रोकैरियोट में ऐसा होता है, जैसे पॉलीसिस्ट्रोनिक और सिस्ट्रोनिक के बारे में बताया था, राइट। उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि और क्या प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। तो कहानी ये है कि जीवाणुओं में अनुलेखन से बने आरएनए को सक्रिय करने के लिए, यानी एक्टिव करने के लिए, किसी प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है, जो अभी हम ग्रीन कलर का बनाकर लेकर आए हैं, वही प्रोकैरियोट में एमआरएनए का कार्य करता है। इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, साथ ही जीवाणुओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता तथा केंद्रक कला का अभाव होता है, अतः अनुलेखन व अनुवादन दोनों एक ही कक्ष में संपन्न होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना नहीं होती, उसके डीएनए कोशिका द्रव्य में ही बिखरे पड़े रहते हैं, तो इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो यूकैरियोट में केंद्रक में होती है, लिख लो यहाँ पे, हालांकि मैंने पहले बता रखा है। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है यानी अनुलेखन है, वो कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है, क्योंकि डीएनए कहाँ है मैम, केंद्रक पे। ठीक है, इसीलिए केंद्रक पे होती है। लेकिन बेचारे प्रोकैरियोट, उनके पास तो केंद्रक है नहीं, तो उनके पास तो एक ही कोशिका है, वहीं पे जहां डीएनए है वहीं पे क्या हो रहा है, अनुलेखन हो रहा है। करेक्ट, ठीक है, यही बात ये हमें समझा रहा है कि इनमें जो एक तो चीज क्या कि सेम कंपार्टमेंट यानी एक ही जगह पे अनुलेखन और जो ट्रांसलेशन आने वाला है नेक्स्ट स्टेप, वो दोनों एक ही जगह पे होंगे। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन प्लस अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पे होगा, क्योंकि इनके पास तो केंद्रक है नहीं। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, कौन, अनुलेखन तो कहाँ होगा, केंद्रक में, लेकिन अनुवादन जो कि नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, वो कहाँ होगा, वो कोशिका द्रव्य में होगा। इस बात को नोट कर ले, कहीं लिख ले,
ये एक और डिफरेंस है। ठीक है, ये बात ये समझा रहा है। दूसरी चीज हमने कही कि जो अनुलेखन में प्रोकैरियोट में जो mRNA हम बना रहे हैं या RNA बना रहे हैं उसमें किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ये जो RNA बना है वही प्रोकैरियोट में mRNA की तरह काम करेगा। लेकिन यूकैरियोट में जो हम RNA बनाए हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन से, उसे हम mRNA नहीं कह सकते। वो क्या है? वो कच्चा है, जिसको हम नवजात RNA या एक और वर्ड जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसको बोलते हैं hnRNA। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जो है वो हमारा विषमांगी हेट्रो RNA है। ठीक है, हेट्रो न्यूक्लिक RNA है ये। ठीक है, बात समझ में आई। अभी हमें इसकी क्या करनी है? प्रोसेसिंग करनी है। तो एक बात जो पढ़ेंगे अब, जो प्रोसेसिंग के स्टेप पढ़ेंगे वो सब यूकैरियोट के लिए, प्रोकैरियोट को कुछ ना करना। ठीक है, चलो और भी डिफरेंसेस है जो हमने पहले बीच बीच में बताए हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। वही एक बोर्ड पे ले आते हैं उसे, ताकि आपकी थोड़ी पुरानी कहानियां भी रिवाइज हो जाए। चलिए, प्रोकैरियोटिक अनुलेखन व यूकैरियोटिक अनुलेखन में भिन्नता, यहाँ से हम दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बता चुकी हूँ मैं, ये और है इसके अलावा। सबसे पहला जो हमने पढ़ाई है, जीवाणुओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केंद्रक कला का अभाव होता है, तो अनुलेखन व अनुवादन दोनों एक ही कक्ष में संपन्न होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं अभी। ठीक है, दूसरा, कई बार स्थानांतरण दूत RNA के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने से पहले अनुवादन प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरी खासियत है प्रोकैरियोट की। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणुओं में साथ साथ संपन्न होता है। ये क्या कहानी है? ये वाली तो समझ ली आपने। देखो, अभी हमने बोला कि प्रोकैरियोट में DNA जो है वो केंद्रक में नहीं रहता, तो जो भी हमारा mRNA बन रहा है उसी को हम mRNA बोल रहे हैं। ये बन गया क्या प्रक्रिया से? अनुलेखन से। अब अनुलेखन के बाद हमें क्या करवाना है? अनुलेखन के बाद हमें अनुवादन करना है, ट्रांसलेशन करना है ना। तो भाई इसको तो प्रोसेसिंग से गुजरना ही नहीं है, तो इसका तुरंत, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा mRNA बन ही रहा होता है, आधा अधूरा बना ही होता है, उससे पहले ही भाई साहब ट्रांसलेशन चालू कर देते हैं कि टाइम बचे, हमें प्रोसेसिंग तो करनी नहीं। हम भी करते हैं रेगुलर लाइफ में। अगर हमें लगता है कि जो मैम है वो कोई चैप्टर पढ़ा रही है, अब मैम ने बोला कि बस मैं इसके बाद है ना वो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी और नया चैप्टर चालू कर दूंगी, तो बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, मैम तो कल वैसे भी ऑब्जेक्टिव कराने वाली है, मैं जो नए चैप्टर को पढ़ के चली जाती हूँ एडवांस का। सेम इधर ये क्या करता है कि जैसे ही mRNA तैयार हुआ या हो रहा होता है, तुरंत अनुवादन चालू कर देता है कि चलो टाइम बचाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि कई बार स्थानांतरण दूत RNA पूर्ण रूप से अनुलेखित होने से पहले, बनने से पहले ही क्या चालू कर देता है? अनुवादन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, लाइन समझ में आ गई। ठीक है, फलस्वरूप अनुलेखन और स्थानांतरण जीवाणुओं में साथ साथ संपन्न, यहाँ से बना, यहाँ से अनुवादन चालू हो, क्योंकि इसको कहीं भेजना ही नहीं है, केंद्रक से कोशिका द्रव में भेजने का प्रोसेस तो करना ही नहीं है इसको। इसका तो एक ही कक्ष है, एक ही कंपार्टमेंट है, वहीं पे कहानी रचनी है सारी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। यूकैरियोट कोशिका में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती है। ये अंतर है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, दोनों में हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोट कोशिका में अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला RNA पॉलीमरेज के अतिरिक्त केंद्रक में 3 भिन्न प्रकार के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ये क्या कहानी है कि हम बोल रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज यूज हो रहा है, बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि यूकैरियोट कोशिका में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये 2 ऐसे अंगक है जिनका अपना खुद का DNA होता है।
याद है या नहीं ये बात? नहीं, अब याद कर लो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, अगर हम सिर्फ एनिमल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, प्लांट की बात करेंगे तो फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे अंगों में जहाँ पे अपना खुद का डीएनए है, वहाँ पे खुद का आरएनए भी बनेगा। वो तो अपना काम खुद ही कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जो मेन न्यूक्लियस है वो नहीं बना रहा, वो तो अपना डीएनए खुद ही बनाते हैं और आरएनए भी खुद बनाते हैं। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके पास अपना खुद का आरएनए पॉलीमरेज है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा भी ये जो यूकैरियोट है उसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, एक है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इसके साथ लाइन जोड़ सकते हैं क्योंकि हम अंतर लिख रहे हैं। पहला लिख सकते हैं प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में जो अभी हमने लाइन पढ़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया और अंगक के अलावा भी 3 प्रकार के एमआरएनए पाए जाते हैं, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2। ज्यादा टफ नहीं है, मजा आ रहा है ना 1 2 3 डाल देने का बस। आरएनए पॉलीमरेज 3। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन में जो काम आ रहा है वो कौन सा वाला पॉलीमरेज है? आरएनए पॉलीमरेज 2। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि ये 2nd वाला है, और डीएनए पॉलीमरेज 3rd वाला था। वहाँ पे भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वहाँ में क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिए। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पॉलीमरेज है ना, ये अकेले यूनिट नहीं है, इनमें 5 यूनिट है। अकेले आरएनए पॉलीमरेज की 5 यूनिट है, अल्फा, बीटा, सिग्मा, है ना, रो, ये सब इसकी यूनिट्स ही होती हैं जो आती है धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में लिखा हो अल्फा बीटा, आप बोले मैम ये क्या है, वो लिखा हुआ है, वही एक्स्ट्रा ज्ञान जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और इतना भरने का भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं एनसीईआरटी में और पूछा भी नहीं गया हुआ है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी इस बारे में नहीं पूछते क्योंकि ये काम ही बीएससी का है, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये इसका क्या काम है? ये बनाता है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए पढ़े थे ना हमने कल। ये वाला जो बनाता है वो एमआरएनए बनाता है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन में हम ये वाला यूज करे हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो टीआरएनए बनाता है। 3 प्रकार के हमारे पास क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोट के पास। ये एक अंतर समझ में आया। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए है। दूसरा जो सबसे बड़ा इनके पास जटिलता है वो ये है कि यूकैरियोट अनुलेखन में दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन यानी कि जो इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्टेड है में एक्सॉन और इंट्रोन दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगी, ज़्यादा चिंता ना करें। अतः यह अक्रियाशील होता है। मैंने कहा ना कि हमारे जो यूकैरियोट में एमआरएनए या एचएनआरएनए बन रहा है वो एक्टिव नहीं है, उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। वही बात ये कह रहा है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। अतः इस प्राथमिक अनुलेखन का संबंधन या स्लाइसिंग या स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्या है ये स्प्लाइसिंग? क्या है? वही प्रोसेसिंग जो हमने हेडिंग से शुरू किया था कि आरएनए की प्रोसेसिंग करना, उसको यूकैरियोट में एक वर्ड कहा जाता है स्प्लाइसिंग। क्या है स्प्लाइसिंग? अभी बताती हूं मैं, पहले ये लाइन पढ़ लो। विषमांगी केंद्रकीय एमआरएनए, समझ गए ना, अभी लिखा एचएनआरएनए पर बता के आई हूं कि उसको एचएनआरएनए कहते हैं। में 2 अन्य प्रक्रियाएं, 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको, होती है। यह है आच्छादन जिसको कैपिंग बोलते हैं और पुच्छन यानी कि टेलिंग।
एक तो कैप यानी आगे कुछ ऐड, कैप मतलब हेड पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और टेलिंग का मतलब पूंछ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो अभी ये कहानी समझाती हूँ क्या कह रहा है ये। सेकेंड वाली चीज फर्स्ट वाली हो गई, सेकेंड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि जो हम HNRNA बना रहे हैं, ये बात अब मैं बार बार नहीं बता रही हूं ना कि हम जो ट्रांसक्रिप्शन में RNA बना रहे हैं यूकैरियोट में, वो mRNA नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, HNRNA है। अब इसको HNRNA या विषमांगी RNA क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह की यूनिट है। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि यूकैरियोट के पूरे mRNA से प्रोटीन नहीं बनती, कहा था ना, यहाँ पे इस जगह पे मैंने कुछ समझाया था पहले कि यूकैरियोट में, वहां पे मैंने बोला था ये डिफरेंस हम पढ़ेंगे भी, कि जो पूरा mRNA हो उससे प्रोटीन नहीं बनती, ठीक है। इसीलिए ये कैसा mRNA, इससे अभी कोई प्रोटीन नहीं बनी, ये कैसा है, अक्रिय है। क्यों अक्रिय है, क्योंकि इसमें 2 तरह के जीन्स प्रेजेंट है, या कोडोन प्रेजेंट है, या सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिस्ट्रॉन किसे कह रहे हैं हम, जीन, ऐसा जीन जो प्रोटीन बना रहा है। तो इसमें 2 टाइप की यूनिट प्रेजेंट है। पहली जिसको हम कह रहे हैं इंट्रॉन, और दूसरी जिसको हम कह रहे हैं एक्सॉन। ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंट्रॉन और एक्सॉन क्या है, ये बलाएं, ये बलाएं ये है कि इंट्रॉन इस HNRNA का ऐसा पार्ट है जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन निर्माण में हेल्प नहीं करेगा, या हम ये कह दें कि HNMRNA के ऐसे कोडोन से, कोडोन से आप समझ गए ना भाई, 3-3 के पेयर, अभी पढ़ने वाले भी हम जेनेटिक कोडोन, मान लो इसमें ये ATGC ATGC ऐसे बहुत सारे कोडोन है, ठीक है। लेकिन सारे कोडोन से या सारे जीन से प्रोटीन नहीं बनना है। तो मान लो मैं ये कह देती हूं कि इसमें ये जो AUG है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनना। इधर ये जो ATG है इससे भी कोई प्रोटीन नहीं बनना। तो कोडोन्स के ऐसे पार्ट या HNRNA के ऐसे कोडोन्स या जीन जो किसी भी टाइप के प्रोटीन का निर्माण नहीं करते या किसी को भी कोड नहीं करते, उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि ये यूजलेस है, ठीक है। कैसे हैं ये, यूजलेस, कोई प्रोटीन निर्माण नहीं करते। एक्सोन, अब ये एक्सोन क्या हो जाएंगे भाई, एक्सोन वो जो हमारे काम के हैं, जिनसे कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा है। तो इनको क्या करना है, ये वैसे ऐसे कोडोन्स या पार्ट, किसके पार्ट, HNRNA के पार्ट जो प्रोटीन निर्माण में या प्रोटीन निर्माण करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, इसको प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हमारे जो काम की चीज नहीं है उसको निकाल देना। तो हम इंट्रॉन्स को तो निकाल देते हैं इस HNRNA से, और एक्सॉन को रख देते हैं। तो क्या प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग यानी कि यही कि हमने इंट्रॉन्स को निकाल दिया, एक्सॉन को रख दिया। तो अब HNRNA से हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसको अभी भी हम mRNA तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बोली कि मैम गजब ही, ठीक है। ये अभी भी mRNA नहीं है, इससे मैंने ये पार्ट निकाल दिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, CATGC, और ये पूरा जो भी होगा कोडोन से सारे, ये मेरे पास सिर्फ एक्सॉन से। ये इनकी परिभाषाएं जरा ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये पूछा जाता है कि एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं। एंट्रॉन्स ऐसे कोडोन या HNRNA के ऐसे पार्ट हैं या अक्रिय RNA के ऐसे पार्ट है जो किसी को कोड नहीं करते, किसी टाइप की प्रोटीन नहीं बनाते, उनको इंट्रॉन्स कहते हैं।
या इंट्रॉन जीन भी कहा जाता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो। अच्छा, कई बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है, ये भूल जाते हैं कि इंट्रॉन क्या थे, एक्सॉन क्या थे। उल्टा सिस्टम। देखो, इन का मतलब वैसे होता है अंदर लेना और एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है, मैंने भी ऐसे ही याद कर रखा है। इन वाले को तो हम बाहर निकाल देते हैं और एक्सॉन्स यानी निकालने वाले को अंदर ले लेते हैं। नॉर्मली एग्जिट और एंट्री होता है ना, तो एंट्री वालों को तो निकाल देना है, वो यूजलेस है, और एक्सॉन वालों को ले लेना है। ठीक है, चलो आई बात समझ में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। हमें क्या करना है, अभी भी ये प्रोसेस नहीं हुआ है, इसकी फिर प्रोसेसिंग करनी है। क्या प्रोसेसिंग करनी है, अभी भी दो चीजें जोड़नी है इसमें। एक तो कैपिंग करनी है इसकी और एक टेलिंग करनी है, मतलब इसके आगे और पीछे कुछ ना कुछ जोड़ना है। इसके आगे यानी सर पे, जिसको हम कैप का लगाई जाती है सर पे, और टेलिंग यानी कि पूंछ का लगाई जाती है पीछे। तो कुछ चीजें हमें जोड़नी है। क्या चीजें जोड़नी है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। क्या करना है हमें प्रोसेसिंग में कि नेक्स्ट जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बना है अभी अभी ताजा, ये लो, अभी भी हम इसको क्या कह रहे हैं, HNRNA ही बोल रहे हैं, या आप इनएक्टिव RNA बोल दो। इसमें हमें पहले इसके सर पे यानी कि इसके हेड पे, अब ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो इसके 5 डैश एंड पर यानी कि कैप पर यानी कि शीर्ष पर हमें मैथिनिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है। ये क्या है, एक ग्रुप है या एक कोई लंबी श्रृंखला होगी जिसको हम इसके 5 डैश एंड पे जोड़ेंगे। लो जोड़ देते हैं। ये वो मैथिनिन की कैपिंग और ये हमारा पुराना HNRNA। तो हमने इसके 5 डैश पे क्या कर दी, कैपिंग कर दी। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैपिंग। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, इसकी टेल भी बनानी है। तो आगे तो हमने कैपिंग कर दी है, ये लो। अब बनाते हैं टेलिंग। टेलिंग में क्या करना है, इसके 3 डैश पे, इसके 3 डैश पे एडिनिन की, पॉली एडिनिन, बहुत सारे एडिनिन है इसलिए पॉली एडिनिन, जिसको हम पॉली ए भी बोलते हैं। कई बुक्स में आप पॉली ए पढ़ेंगे। पॉली ए मतलब पॉली एडिनिन। कितने एडिनिन है, 200 से 300। NCERT की बात कर रहे हैं, दूसरी गाइड में जाओगे तो संख्या वेरिएबल हो सकती है। हम सिर्फ NCERT फॉलो करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड वही है, ठीक है। तो पॉली एडिनिन की इकाइयां जोड़ देते हैं इसकी टेलिंग पे। तो ये तो हो गई कैपिंग सर पे और ये हो गई इसकी टेलिंग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक इसको तो पुच्छन बोल रहे हैं और इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, आच्छादन। हिंदी याद नहीं आ रहा था मुझे, आच्छादन बोल रहे हैं, ठीक है। आच्छादन और पुच्छन यानी टेलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, स्प्लाइसिंग। आच्छादन और पुच्छन। भाई इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मेरे हिसाब से। कैपिंग मतलब आगे, पुच्छदन मतलब टेलिंग पीछे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना इसकी कैपिंग 5 डैश पे होगी, ये इंपॉर्टेंट है। 3 डैश पे मत कर देना, कैप हम 5 डैश को ही बोल रहे हैं। शुरुआत 5 डैश से की थी हमने, ठीक है, बनाने की, तो 5 डैश ही हमारा शीर्ष रहेगा। इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कैसे लिख सकते हो, इसको अक्रिय आरएनए जो वहां पे लिखा हुआ था, अक्रिय आरएनए या HNRNA में इंट्रॉन और एक्सॉन्स को हटाने तथा कैपिंग और टेलिंग को ऐड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। गेट इट माय पॉइंट।
ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ढंग से समझा दिया है आपको। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं तो सीधे सीधे पूछ लेगा भाई यूकैरियोट प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला हमने आज उसको रिवाइज किया, इसको मैं फिर से अब नहीं कर रही, 2 बार कर लिया। प्रोसेसिंग की हमने जब बात की तो हमने कहा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोसेसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट में एमआरएनए ही बनता है, एचएनआरएनए नहीं बनता, लेकिन यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है और ये पूरे एक ही कंपार्टमेंट में होती है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में अलग अलग कंपार्टमेंट। हाँ, जो एक बात अभी बताते हैं कि अब एचएनआरएनए बन गया है, अभी बताती हूँ, पहले ये पढ़ लो, फिर से रिवाइज कर लो। प्रोकैरियोटिक अनुवादन और उनमें भिन्नता देखी, फिर हमने देखा कि जो जीवाणु होते हैं यानी प्रोकैरियोट, भाई जीवाणु मतलब प्रोकैरियोट है, ये तो समझ में आ गया ना, भाई जीवाणु नहीं लिखोगे तो इसकी जगह प्रोकैरियोट लिख सकते हो। प्रोकैरियोट में जो केंद्रक नहीं होता तो इस वजह से पूरा जो प्रोसेस है वो एक कंपार्टमेंट में होता है, प्लस स्थानांतरण की जो प्रोसेस है वो नहीं होती, साथ में जल्दी में कई बार तो एमआरएनए पूरा नहीं बना होता, उससे पहले ही अनुवादन चालू हो जाता है, फास्ट काम है इसका। यूकैरियोट में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो इसके पास बहुत सारे आरएनए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनाने में काम में आएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने सेकंड नंबर वाला काम में लिया था, इसीलिए उस दिन बताया था क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाला है। और यूकैरियोट में क्या होता है कि इनमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये कैसा होता है, अक्रियाशील होता है और हमें इस पर स्लाइसिंग करनी पड़ती है, स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, कैपिंग और टेलिंग ऐड करनी पड़ती है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो ये है, एक चीज़ कि हम बोल रहे हैं यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, केंद्रक में हो रहा है। तो अब जो ये हमारा बना है, अब ये क्या है, हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए को कहाँ जाना है, केंद्रक से। बन कहाँ रहा है ये, केंद्रक से बन रहा है। कहाँ जाना पड़ेगा इसको, कोशिका द्रव में, क्योंकि अब जो अनुवादन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, कोशिका द्रव में होने वाला है, इसलिए इसको जाना पड़ेगा। प्रोकैरियोट में ऐसी कोई जल्दी नहीं। दूसरा, ये कर क्यों रहे हैं कैपिंग और टेलिंग, इसको समझ लो। कैपिंग क्यों कर रहे हैं, कैपिंग क्या करेगी, जब एमआरएनए से अनुवादन होगा, सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, और याद रखो थोड़ा सा माइंड में, हो सकता है बुक में कई लाइन आपको मिल जाए कि कैपिंग जो है जब अनुवादन होगा तो ये क्या करेगी, ये वहां पे जाके कोडोन्स को पहचानने में हेल्प करती है। अभी आप जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत जो है वो मिथायोनिन से होती है, तो उसको कैपिंग पहचानती है कि ये मिथायोनिन है, ठीक है, उसका पूरक यहाँ पे लगा होता है, इसलिए पहचान लेती है। तो ये तो क्या कर रहा है, चलो फिर लिख ही देती हूं मैं, कैपिंग क्या हेल्प कर रही है, कार्य, ठीक है, कैपिंग के क्या कार्य है, यह अनुवादन में कोडोन्स को पहचानती है। टेलिंग क्या करेगी, टेलिंग क्या है, पॉली ए की श्रृंखला है। ये जो टेलिंग है, टेलिंग एमआरएनए को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ले जाने में सहायक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोनों के कार्य थोड़े से याद रख लेना। मैं यहाँ से इसको हटा दूं। आ गई बात समझ में, क्या दोनों के काम है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी है, अभी मैंने कहा मिथायोनिन, उससे मुझे याद आया, वही कुछ बुक्स में आप पढ़ लोगे फिर पूछोगे मैम आपने तो बताया ही नहीं। देखो, ये जो हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि प्रमोटर जीन आके जुड़ता है, इसमें भी देखो प्रमोटर जीन 3-5 एंड से जो जुड़ता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम देखो, वैसे तो बहुत सारे टाइप के कोडोन है, लेकिन एक जो कहीं आप बुक में पढ़ लोगे कि एक कोडोन होता है TA, टाटा।
ये एक ऐसा कोडोन है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्पिंग का काम करता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे उसको TA कोडोन मिलेगा तो वो वहां से प्रमोटर को ऐड कर देगा। डीएनए इतना लंबा है, बहुत जगह TA हो सकते हैं और भी कहीं से कर सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो TA कोडोन से होता है, टाटा कोडोन से होता है। कई बार कंपटीशन में पूछ ले तो आप इसको याद कर लेना कि ये क्या है, स्टार्टिंग कोडोन है। ऐसे ही ट्रांसलेशन में तो फिक्स है, जो आएगा अभी ट्रांसलेशन करेंगे, मिथियोनिन है वो, तो वो उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से आज आपका जो ये ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस है ये खत्म होता है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जेनेटिक कोड, क्योंकि उसके बिना हम ट्रांसलेशन पे नहीं जा सकते। अब आप बोल रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन से मैम आप तो जेनेटिक कोड पे पहुंच गई, इसलिए बता रही हूँ, वही NCERT फॉलो कर रहे हैं हम, और बाकी गाइड्स में भी ऐसे ही दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड, क्योंकि वो भी NCERT फॉलो करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कोडोन और फिर ट्रांसलेशन लेकर आएगा वो, तो इसीलिए हम पहले जेनेटिक कोड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखना है आपको। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आया है। जो भी डाउट है कमेंट में कर दे, मैं उसको देखकर जवाब दे दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो।